लेकिन तभी निया ने उसका हाथ पकड़कर आस्तीन खींच ली। क्या हुआ? धीरज जी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ठीक हुई अपनी पोती से कैसे व्यवहार करे। निया ने रथ की ओर इशारा करते हुए और हल्की सी परेशानी के साथ बोली, दादाजी, जटायु अभी भी रथ में ही है। प्रमुख धीरज जी की नजर उसी पर टिकी जो अभी भी द्वार के पर खड़ा था। जटायु उसी रथ में है। 50 वर्षों से अधिक आयु से वह बहुत ही गंभीर पुरुष अचानक घबरा उठे। उन्होंने जल्दी से अपने बस्तर ठीक किए। कहीं अस्त व्यस्त तो नहीं है? उधर निशा के पति और सिद्धार्थ जी की तो इच्छा थी कि वे अपनी आंखें उसी रथ से चिपका ले। अब विशाल बाहर खड़े थे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब बस जटायु के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तेज धूप उनके चेहरे को झुलसा देने को तैयार थी। अचानक रथ में हलचल हुई। एक छोटी सी गोरी हथेली बाहर निकली। सबकी सांसें थम गई। फिर एक छोटा सा पीला चेहरा दिखाई दिया और सबकी आंखें फैल गई। है जटायु है। उस थके हुए नाजुक चेहरे को देखकर सब स्तब्ध रह गए। उसका चेहरा उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उनके परिवार का शक्तिशाली दानव बिष्ट बच्चे के रूप में सामने आएगा। प्रमुख धीरज जी भी स्तब्ध रह गए। पर उसकी लाल आंखों को देखा तो उन्होंने प्राचीन अभिलेखों की एक पंक्ति याद आ गई। उसमें लिखा था, जब जटायु मानव रूप लेता है तो उसकी आंखें रक्त से लाल हो जाती हैं। कहीं भी यह नहीं लिखा था कि वह 4 साल के बालक जैसा दिखेगा। यह सब बस कल्पना से परे था। जटायु परिवार के कई सदस्य वहीं के बड़े खड़े रह गए, जैसे पत्थर बन गए। जिस सेवक ने रथ में जटायु का साथ दिया था वह बहुत ही स्वाभाविक रूप से सारा देकर उसे नीचे उतार रहा था। लावा घाटी की घटना के बाद से वह निया के प्रति बेहद ही आदरपूर्ण हो गया था। वह रूखा व्यवहार के पूरी तरह से गायब हो चुका था। जटायु को उन स्तंभ निगाहों का जरा भी एहसास न हुआ। उसने होठ भी धीरे धीरे रथ की ओर नीचे उतरा। उसका छोटा सा शरीर और पीला चेहरा उसे बेहद ही नाजुक बना रहा था। क्या यह सच में उनका दिव्य प्राणी है? क्या इसका रूप कुछ ज्यादा ही प्यारा नहीं है? जटायु परिवार के कई लोगों में यही विचार कूद गए। उन्होंने जटायु को लेकर भव्य कल्पनाएं की थी, एक विराट दानव रूप या कोई अत्याचारी योद्धा जैसा मानव। लेकिन ऐसा मासूम सा बालक देखकर सब अवाक रह गए। उधर जटायु के मन में आग लगी हुई थी। वह एक मानव दिव्य दानव बिष्ट था और उसे एक साधारण इंसान को सहारा लेकर रथ से उतरना पड़ा था। वह रथ को की ओर घूरने लगा जो अभी भी द्वार के बाहर खड़े थे। अचानक उसने अपना बायां हाथ उठाया और हवा में एक अग्निपथ है। अभी भी द्वार के बाहर खड़े थे। अचानक उसने अपना बायां हाथ उठाया। हवा में एक अग्निपथ भड़क उठी। किसी को संभालने से पहले ही वह लपट हवा को चीरती हुई उन 8 रथों की ओर लपकी। अगले ही पल क्या हुआ, यह सब दृश्य इस परिवार की आंखों में छाप छोड़ने वाला था, जिसे वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। तो आखिरकार क्या हुआ था? जटायु ने देखा कि सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। तो गुस्से में आकर उसने अपना हाथ घुमाया, जिससे कि आग की एक ऐसी लहर निकली। आग की वह लपट तो मानो आग उगलता हुआ अजगर हो। पालक झपकते ही सारे रथों को निगल गई और उन्हें राख में बदल दिया। वे रथ खासतौर पर गर्मी सहने के लिए बनवाए गए थे, पर अब उस दहकती हुई ज्वाला ने उन्हें उसी क्षण पिघला दिया। एक ही पल में वे महंगे और शाही ठाठ बात वाले रथ बेकार ही राख के ढेर बनकर रह गए। यह सब नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में जो जरा सा भी संदेह था जटायु को लेकर वह तुरंत ही खत्म हो गया। धीरज जी के चेहरे पर आज अलग ही संतोष था। वे मुस्कुराते हुए निया को देख रहे थे, जो पहली बार जटायु परिवार के मुख्य भवन में बैठी थी। जहाँ तक कि जटायु का सवाल था, सफर भर की थकान की वजह से वह भीतर ही था। जैसे ही वह द्वार के अंदर आए, उसने तुरंत आदेश दिया कि उसे निया के कक्ष में विश्राम के लिए ले जाया जाए। धीरज जी भले ही उस पौराणिक पक्षी के साथ समय बिताना चाहते थे, पर जैसे ही जटायु ने मुख खोला वहाँ किसी को कुछ बोलने का साहस ही नहीं बचा। उस समय धीरज जी केवल निया को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि निया जटायु की स्वामिनी बन चुकी थी। निया समझदार लड़की थी। मुख्य भवन में प्रवेश करते उसने लावा घाटी में घटी सारी घटनाएं विस्तार से धीरज जी को सुनाई। ये सुनते सुनते बार बार सिर हिलाते और हंसते रहे। दूसरी ओर सिद्धार्थ जी और निशा के पति के चेहरे गुस्से से काले और लाल हो रहे थे। वह एक सुनहरा अवसर था और उस मूर्ख ने अनजाने में उसका लाभ उठाया। ये सोच सोचकर दोनों के मन में ऐसी जलन उठी, अगर संभव होता तो वे खून की उल्टी ही कर देते। मुझे विश्वास है तुम्हारे माता पिता की आत्मा इस स्वर्ग में भी आज बहुत ही प्रसन्न होंगी जो तुमने यह सब हासिल किया है। धीरज जी ने सच्ची मुस्कान के साथ कहा। निया को अपने माता पिता की कोई याद नहीं थी, फिर भी उसने आज्ञाकारी बनकर सिर झुका लिया। अब जब तुमने जटायु के साथ अनुबंध कर लिया है तो पहले की तरह जीवन नहीं जी सकती, धीरज जी ने गंभीर स्वर में कहा।
उसके शब्द सुनते ही सभा में बैठे सभी लोग चौंक उठे। जटायु को प्राप्त करो और कुल प्रमुख बनो। क्या धीरज जी सच में नेहा को परिवार की प्रमुख बनाना चाहते हैं? भले ही वह अब सामान्य हो चुकी है, पर वह अब भी जादू या शारीरिक साधना में प्रशिक्षण नहीं ले सकती। और हाँ, उसके साथ जटायु था, पर उसकी अपनी शक्ति तो अत्यंत कमजोर थी। यदि कोई चालाक व्यक्ति अस्वर पाता तो वह स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाती। आगे से मैं तुम्हें घर के कार्यों में सम्मिलित करूंगा। तुम्हें ध्यान लगाकर सब सीखना होगा और मुझे निराश मत करना। धीरज जी ने स्नेह और चिंता से कहा। घर के कार्यों में सम्मिलित करना, यह सुनते ही वहां उपस्थित सभी के मन में खतरे की घंटियां बज उठी। साफ था कि धीरज जी नेहा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। ये तो सरासर मजाक था पिताजी। नेहा भी छोटी और उसका शरीर भी सदैव कमजोर रहा है। भले ही उसे जटायु मिल गया हो, पर बाकी 4 परिवारों के शिष्य भी कम नहीं है। जहाँ तक मुझे पता, परिवार की वर्तमान पीढ़ी का आर्यन अत्यंत गहरी और अपार शक्ति वाला युवक है। और यदि उस संत जी ने हमारे लिए जटायु परिवार को जागृत किया है, तो कौन कह सकता है कि वह अन्य 4 परिवारों की भी सहायता न करे और अपने अपने पौराणिक पशुओं को न जागृत करे। 5 पौराणिक पशु शक्ति में समान और उनके बीच की पूरी तरह से उनके स्वामी की शक्ति पर निर्भर करती है। नेहा जादू या शारीरिक साधना की योग्य नहीं है। मुझे भय है कि भविष्य में, सिद्धार्थ जी ने चिंता भरे स्वर में कहा। यह तो सबके सामने सत्य था कि नेहा ने जटायु को पा लिया। वह अब मूर्ख नहीं है, वह फिर भी साधारण इंसान है। परिवार की प्रमुख का पद उसे देना क्या उचित है? अधिकतर लोग उसे जटायु परिवार में स्वामिनी के रूप में देख पाएंगे। 5 महान परिवारों के बीच प्रतियोगिता में प्रमुख की व्यक्तिगत शक्ति को सर्वोपरि माना जाता है। सिद्धार्थ जी की बातें सुनकर धीरज जी ने बोयसी कोड़ ली। वे जानते थे कि उनकी बात पूरी तरह से गलत नहीं थी, लेकिन उस सभा में उठती हुई अनदेखियों को शायद ही कोई समझ पा रहा था। और धीरज जी ने मन में मान लिया था कि निर्णय लेने आने वाले समय में पूरे मंथन ग्रह की दिशा ही बदलने वाला था। आखिरकार धीरज जी ने कौन सा निश्चय किया है जो सबके भाग्य की धारा मोड़ने वाला था? और अब क्या जटायु पाने के बाद नेहा की जिंदगी बदलने वाली है, या फिर वह फिर से उन अंधेरी रातों की चोरनी बनकर अपने पुराने कामों को पूरा करके अपनी दूसरी सील खोलने के लिए फिर से मेहनत करने वाली है? आगे इस कहानी में क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी। धीरज जी चाहते थे कि उसे महान शक्तिशाली एक आदमी भर्ती कराना होगा। पिताजी, नेहा अब ये विश्वस्त हुई है, आप तुरंत ही उस पर इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं डालना चाहिए। मुझे डर है कि यह उचित नहीं होगा। क्यों ना हम परिवार के अन्य शिष्यों को उसके साथ लगा दिया जाए, ताकि उसे ट्रेनिंग के लिए भी समय मिल सके। निशा के पति ने तुरंत सिद्धार्थ जी का समर्थन किया। भले ही उनके और सिद्धार्थ जी के संबंध मधुर नहीं थे, पर उस क्षण में दोनों की सोच एक जैसी ही थी। नेहा तो बस जटायु की धारक मात्र थी। उसकी अपनी शक्ति लगभग न के बराबर थी, और शायद यही बात उनके लिए लाभदायक थी। भले ही वे स्वयं जटायु को प्राप्त न कर सके हों, पर उनके अपने बच्चे तो आगे चलकर परिवार के प्रमुख का पद पा सकते थे। उस स्थिति में नेहा का काम केवल जटायु के सिर देर रखना और आवश्यकता पड़ने पर अन्य परिवारों के पौराणिक पशुओं से निपटने के लिए उसे आदेश देना भर रह जाता। वे उसे जटायु की स्वामिनी से अधिक एक पात्र, एक साधन के रूप में देख रहे थे। तो क्या हुआ अगर उसने जटायु प्राप्त कर लिया है? वह अब भी साधारण ही है। उसकी अपनी शक्ति इतनी क्षीण थी कि वह प्रमुख के पद की अधिकारी नहीं मानी जा सकती। नेहा एक और चुपचाप बैठी उन सब की बातें सुन रही थी। भीतर ही भीतर वह इन दोनों बुजुर्गों को बसी भली बांधती जाती थी। वह मन ही मन हंस रही थी। उन पर कितनी दया उमड़ रही थी उनके मन में। यही वह उनके इरादे को समझ पाती। उसका पिछला जीवन व्यर्थ हो गया। जटायु परिवार उसे कठपुतली बनाना चाहते, ताकि आगे चलकर उनके अपने बच्चे प्रमुख का पद पा सकें। वे इतने निडर इसलिए थे क्योंकि सच तो यह था कि नेहा की शक्ति अभी भी अत्यंत कमजोर थी, और वह अन्य 4 परिवारों के प्रमुखों का सामना नहीं कर सकती थी। दूसरा कारण यह है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थी, और उसके पीछे कोई मजबूत पारिवारिक सहारा नहीं था। क्या उन्हें लगता है वह अभी भी वही बेबस लड़की है जिसे कोई भी दबा ले? नेहा ने मन ही मन सिद्धार्थ जी और निशा के पति की बातों को गांठ बांध ली। एक दिन वह उन्हें उनके इन इरादों की कीमत अवश्य चुकवाएगी। सभा में उपस्थित सभी लोग धीरज जी के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। सिद्धार्थ जी और निशा के पति
कोई विशेष चिंता नहीं थी। वे जानते थे कि धीरज जी का निया से कोई विशेष स्नेह नहीं रहा। वे जानते थे कि उनकी बातों में स्वार्थ भले ही हो, पर वे तथ्य ही तो रख रहे थे। क्या कोई साधारण लड़की इतने प्रतिष्ठित प्रमुख पद को संभाल सकती है? धीरज जी लंबे समय तक मौन रहे। उनकी दृष्टि निया के मुस्कुराते हुए चेहरे पर टिकी। उनके चेहरे की बनावट भले ही उसके माता पिता से न मिलती हो, पर उनकी मुस्कान में उन्हें अपने पुत्र की हल्की सी झलक दिखाई दी। अपने बेटे को याद आते ही उनका मन भारी हो गया। उन्होंने एक निश्चय लिया और दृढ़ स्वर में कहा, जब निया को भविष्य में परिवार का प्रमुख बनना है तो उसे इन कठिनाइयों से अभी से गुजरना ही होगा, अन्यथा वह आगे चलकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। धीरज जी ने अंत तक निया का ही साथ दिया। सिद्धार्थ जी और निशा के पति धीरज जी की इस दृढ़ता से स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि निया भी खुद भी उलझन में पड़ गई। उनके दोनों कपटी चाचाओं की बातों में तर्क तो था। धीरज जी के स्वभाव को देखते हुए वे सामान्यतः उनकी सलाह मान लेते, पर आज तो जैसे सूर्य पश्चिम से उगा था, धीरज जी उनके पक्ष में खड़े थे। क्या ये सब जटायु के कारण था? पर वह तो केवल जटायु की धारक थी, उसे इतना महत्व देने की क्या आवश्यकता थी? निया को धीरज जी के इस व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। पिताजी, निया जादू और शारीरिक साधना में प्रशिक्षण नहीं ले सकती। यदि आपने उसे प्रमुख का पद पर बैठा दिया तो भविष्य में सिद्धार्थ जी आगे कुछ कहना चाहते थे, पर धीरज जी ने उन्हें अधीर होकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। वह मेरी पोती है, यदि वह जादू या शारीरिक साधना नहीं कर सकती तो क्या तो संसार में अपने बचाव के लिए कोई और उपाय नहीं है? मूर्ख! धीरज जी का स्वर क्रोध से भरा हुआ था। अपने पुत्रों को बार बार विरोध ने उन्हें दुखी कर दिया था। मैं निर्णय ले चुका, अगले महीने महाशक्तिशाली अकेडमी में प्रवेश आरंभ होगा। उस समय मैं निया को औषधि और दवाई निर्माण के विभाग में भर्ती करवाऊंगा। सभा में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। औषधि निर्माण विभाग? क्या धीरज जी सचमुच कोई ऐसा मार्ग देख चुके थे जो सबसे परे था? क्या यही निर्णय आगे चलकर पांचों महान परिवारों के संतुलन को हिला देने वाला था? सब जानेंगे आगे के भाग में। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी।